नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं और मैसेज में भी आ रहा था कि सर ये कैसे होता है कि सरकार में कभी महंगाई और कभी मंदी का दौर देखने मिलता है देश में। इसके अलावा सरकार ऐसा क्यों नहीं, लोगों के मुँह से सुना होगा आपने कि लोग ऐसा कहते रहते हैं कि सरकार ऐसा पैसा छाप कर सबको बांट क्यों नहीं देती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पष्ट तरीके से। क्या कारण है कि सरकार पैसे छाप कर भारत की गरीबी दूर नहीं कर सकती, और अगर ऐसा किया भी है तो किस देश ने किया, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है ऐसा करने वाला, और उसकी स्थिति क्या हो गई उसके बाद, ऐसा करने के बाद उसकी स्थिति क्या हुई वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मौद्रिक नीति क्या होती, रेपो रेट क्या होता, रिवर्स रेपो रेट क्या होते, भारत में महंगाई को कौन घटाता बढ़ाता। मतलब अगर कहा जाए तो भारत सरकार के नियंत्रण में एक ऐसी चाबी होती है जिसको घुमा दे तो महंगाई, और जिसको पीछे कर दे अगर तो मंदी भी आ जाती है ना। तो ऐसा एक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम को हम समझेंगे। बैंकों में लोन क्यों आसान नहीं होता, अगर आप लोन लेने जाओ तो बैंक इतने आसान तरीक़े से नहीं देते, उनके पीछे क्या कारण है, इन सभी विषयों पे हम आज बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करते जाना, और अगर अच्छा लगे तो ईमानदारी से लाइक भी कर देना प्लीज़, और शेयर भी कर देना, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से हाँ कि जब भी जैसे देखा होगा आपने कि अगर हमें पैसा चाहिए होता है, मतलब अगर जनता को पैसा चाहिए होता है तो जनता कहाँ जाती है आपको पता है, या तो स्टेट बैंक जाएगी, या पीएनबी जाएगी, या बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि अदर कमर्शियल बैंक। जितनी सारी कमर्शियल बैंक हैं, जब भी जनता के पास पैसों की आवश्यकता पड़ती है सीधा कहाँ जाती है, बैंकों के पास जाती है। और बैंकों से लोन के रूप में लेती है या और कुछ के रूप में लेती है, तो लेने कहाँ जाती है जनता हमेशा जो भी पैसा होता है सीधा कैश होता है वो कहाँ लेने जाती, बैंक में लेने जाती। अब हम आपको बता दें कि बैंकों में क्या पैसा की मशीन थोड़ी ना लगी रहती है ना, समझना इस चीज़ के लिए कि बैंकों में पैसा कहाँ से आता। तो बैंक जब जनता को पैसा लिक्विडिटी यानी कैश के रूप में देती है, तो जो बैंकें हैं कमर्शियल बैंक वो भी कहीं ना कहीं से पैसा लेती है। तो आपको हम बता दें जब भी जनता बैंकों के पास जाती है तो बैंक जो होती हैं, जितनी सारी इंडिया में कमर्शियल बैंक हैं वो बैंकें आरबीआई के पास जाती हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भी बता दें तो 1935 में हुई थी, ठीक है। ये वाला टॉपिक अलग है। तो बैंकों के पास जब पैसे की आवश्यकता होती है तो आरबीआई के पास जाती है, और जनता को पैसों की आवश्यकता होती है तो कमर्शियल बैंकों के पास जाती है, चाहे एसबीआई वाली हो चाहे कोई भी पीएनबी लोकल जितनी सारी बैंक हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, अब आरबीआई को पैसा देना होता है बैंकों को, मतलब कि कमर्शियल बैंकों को। तो भैया आरबीआई जानती है इस चीज़ के लिए कि अगर आप हमसे पैसा ले जाओगे, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक वाले पैसा ले जाएंगे, तो क्या आप अपने बैंकों में पैसा रखने के लिए थोड़ी ना ले जा रहे हो। जो कमर्शियल बैंकें हैं वो जनता को पैसा बांटेंगी, और जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से पैसा लाएंगी। तो आरबीआई एक रेट पर पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंकों को। मतलब कि आरबीआई को पता होता है कि आप जो हमसे पैसा ले जा रहे हो क्या रखने के लिए थोड़ी ना ले जा रहे हो, आप जनता में इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से जो ब्याज होगा उसको आप वसूलोगे तो आप अपनी रकम कमाओगे, है ना। तो जो बैंकें होती हैं वो आरबीआई से एक रेट पर पैसा लेती हैं, क्योंकि आरबीआई को ज़रूरत, बैंकों को ज़रूरत होती है तो आरबीआई के पास जाती हैं। तो आरबीआई एक निश्चित रेट, यानी वो कभी बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, कभी कभी बदलती रहती है ना। तो जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है तो उस दर को कहते हैं रेपो दर। कौन सी दर, रेपो दर। हो सकता है 3% भी हो, 4% भी हो, बदलती रहती है। जब 3% और 4% पर आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है, तो जो कमर्शियल बैंकें हैं वो 10% या 8% या 6%, मतलब इससे ज़्यादा भैया उतने में थोड़ी ना दे देंगे, जितने में मान लो होती हैं वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा रेट पर जनता को पैसा देती हैं। अगर कमर्शियल बैंकों को 4% पर पैसा मिलता है आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंकें जनता को 5% पर भी दे सकती हैं, 6 पर भी दे सकती हैं, 7 पर भी दे सकती हैं, 8 पर भी, और 10 पर भी दे सकती हैं। मतलब इतनी रेट पर जितनी पर मिलता उतनी पर कभी नहीं देती कमर्शियल बैंकें किसी को जनता को पैसा। फिर इनको क्या मिलेगा, कमर्शियल बैंकों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर इनको कहाँ से मिलेगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं इसलिए कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी को कुछ लेना है, जैसे गाड़ी लेना या कोई लोन लेना,
तो बैंकें जो होती हैं वो कितनी जल्दी दे देती हैं। कैसे दे देती हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम आज के समय में 15,000 रुपये आपको देते हैं तो 1 साल बाद 18,000 रुपया या 20,000 रुपये आपसे ही तो मिलेंगे हमें। वो बस इतना अंतर है कि किस्तों के रूप में आप उनको चुकाओगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा आपसे कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगी बैंकें। तो यही जो सिस्टम है बैंकों में चलता रहता है। बैंकें कभी भी जो मतलब सरकार का लोन सरकार का मतलब कि ऐसे नियम होते हैं आरबीआई के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोनें ना दी जाएं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कैश के रूप में देश में नहीं आना चाहिए, मतलब किसी के पास में नहीं आना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल दे दें, अगर बैंकें आपको लोन आसान से दे दें, भैया हमको ये वाला काम करना है, हमको 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, तो आप बैंक के पास जाएंगे तो भैया बैंक वाले कहेंगे ले जाइए भैया, है ना। अगर आपको ऐसा लोन मिलने लगेगा तो आप जैसा पैसा वाला थोड़ी ना हो पाएगा। कैसा हो जाएगा कि अगर आप दुकान पर सामान लेने जाएंगे तो कहीं आपको 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, भैया हमको ये चीज़ दे दीजिए और इतने में दे दीजिए, तो आप महंगी चीज़ को खरीद के ले आएंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप उस चीज़ को महंगी खरीद के ले आएंगे, और जब महंगी खरीद के ले आएंगे तो जो दुकानदार है उसको ये लगने लगेगा कि हमारी जो चीज़ है वो महंगी बिकने लगी है, यानी उसकी डिमांड बढ़ गई है ना, तो महंगे में लगे तो उसके जो रेट हैं, जो वस्तु के रेट हैं वो बढ़ा देगा। तो स्वाभाविक चीज़ है, यहाँ पर असर पड़ जाएगा। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो उस चीज़ को खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सरकार में एक प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा अगर सरकार करने लगे कि सबको पैसा बिल्कुल आसान तरीक़ा से देने लग जाए ना, तो एक प्रकार से यहाँ जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच जाएगी। जो गरीब लोग हैं ना वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार से पूरा जो सर्कुलेशन है उसको बनाए रखने के लिए सरकार का आदेश रहता है, या सरकार की ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा कैश के रूप में ना लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचाया जाए, लेकिन कैश के रूप में, सीधा कैश नहीं होना चाहिए व्यक्ति के पास, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं रेपो रेट, और आपको समझ में आएगा रेपो रेट क्या कहलाती है। रेपो रेट को समझ में आ गया हो गया है ना। और अगर देखा जाए नियम आते हैं कि सरकार ने रेपो रेट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अगर रेपो रेट कम कर देती है सरकार तो जो पैसा है वो एक प्रकार से जनता तक ज़्यादा पहुंचने लगता है। जैसे आप एग्जांपल दें हम आपको, जैसे अगर आरबीआई जैसे अगर आरबीआई जो अगर आपको मान लो कि बैंकों को 3% पर पैसा देने लग जाए, 3% पर, तो भैया जी 5% और 6% पर लेंगे ना, देंगे ना जी कमर्शियल बैंक के जनता को, तो पैसा ज़्यादा लेंगे ना लोग, पैसा ज़्यादा लेंगे। अगर यहीं पर जो आरबीआई है उसको 30% कर दे और यहाँ पर जो बैंक हैं वो 50% कर देंगी, तो कौन लेने जाएगा, लोन लेने जाएगा? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भैया अगर 1 लाख रुपये लेता है तो उसको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा 1 साल के, है ना। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए तो हमेशा सरकार के पास जो रेपो रेट का सिस्टम होता है उसको कमा देता है, तो क्या हो जाता है कि पैसा बाजार तक पहुँच जाता है, जल्दी बाजार तक पहुँच जाता है, और जैसे उसको बढ़ा देता है तो पैसा पर रोक लग जाती है। मतलब सरकार के पास ऐसा एक पॉलिसी है जिसको घटाकर बढ़ाकर सरकार महंगाई पर और नियंत्रण लगाती रहती है, कभी महंगाई मंदी पर, ऐसा सब नियंत्रण सरकार का चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग। और एक प्रकार से रेट हैं, जैसे अगर बात की जाए MSF यानी मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब आरबीआई किसी बैंक को 1 दिन के लिए लोन देता है, मतलब कि अगर आपातकालीन इमरजेंसी लोन चाहिए किसी बैंक को, समझ रहे हैं ना, इमरजेंसी लोन बैंक को किसी को चाहिए तो वो 1 दिन के लिए लोन देती है, तो उसको कहते हैं मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब MSF। और रेपो रेट तो आपको समझ में आ गया है, रेपो रेट तो हमने बताया आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देती है, वो रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट जो होता है वो 2 से 14 दिन, यानी कि 2 से 14 दिन के लिए जो बैंकें लोन देती हैं, मतलब कि जो आरबीआई लोन देती है बैंकों को, वो 2 से 14 दिन के लिए देती है। तो सबसे ज़्यादा जो बैंकें लोन लेती हैं वो रेपो रेट पर लेती हैं। मतलब जितनी सारी कमर्शियल बैंकें हैं अधिक से अधिक अगर लोन लेंगी आरबीआई से तो वो रेपो रेट पर लेती हैं, रेपो रेट, ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है बैंक रेट, इसको साल भर के लिए देती है। इस पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस पर जो उनका रेट होता है आरबीआई का वो ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये साल भर के लिए निश्चित होता है, जिसको बैंक रेट कहते हैं। इससे बहुत कम जो कमर्शियल लोकल बैंक हैं वो बहुत कम पैसा इस बैंक रेट से लेती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बैंक रेट, रेपो रेट और MSF यानी मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट, ये 4 चीज़ें हमने समझाने की आपको कोशिश करी। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि जब बैंक, मान लो कि कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक जो जैसे SBI हो गया, RBI हो गया और भी PNB, बहुत सारी जितने भी इंडिया में कमर्शियल बैंक चले लगभग सभी, अगर उनमें जैसे संडे और मतलब सैटरडे और संडे का छुट्टी का अवकाश होता है, तो जो बैंक जितनी भी कमर्शियल बैंकों के पास पैसा होता है तो वो सोचते हैं कि 2 दिन का लिए जो पैसा है, 2 दिन मतलब शनिवार और रविवार को तो कोई हमसे लेने आएगा नहीं, कमर्शियल बैंकों में कोई जनता जाती नहीं है पैसे लेने के लिए। तो जो बैंकें होती हैं वो क्या कहती हैं कि जो शनिवार और रविवार या फिर अचानक कोई 2-4-5 दिन की छुट्टी मिल जाए और बैंकों के पास एक पैसा है, बैंकों के पास कुछ एक्स्ट्रा, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कुछ डिपॉजिट रहता है,
अब वो क्या कहती हैं कि इस डिपॉजिट का भी हमें लाभ मिलना चाहिए, तो वो डिपॉजिट कहाँ ले जाती हैं, जो बैंकें होती हैं कमर्शियल बैंकें, वो आरबीआई को देना चाहती हैं। मतलब आरबीआई से कहती हैं कि हमारा पैसा 2 दिन के लिए रख लीजिए और 2 दिन का हमको ब्याज दे दीजिए, ब्याज सहित दे दीजिएगा। मतलब तो क्या होता है कि जब बैंकों के बैंक जो होती हैं कमर्शियल, वो आरबीआई को पैसा देती हैं। आरबीआई को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आरबीआई जब बैंकों को ज़रूरत होती है तो आरबीआई से लेने जाती है, तो आरबीआई हमेशा रेपो रेट पे देता है। लेकिन यहाँ आरबीआई को ज़रूरत नहीं है भैया, वो आपकी एक सहायता कर रहा है। मतलब आरबीआई जो है आपकी सहायता इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कमर्शियल बैंकों के पास, तो भैया अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास पैसा रख दो, तो रख दो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई ये सोचता है चलो ठीक है, लेकिन आरबीआई कहता है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को रेपो दर पर देता है, मतलब कि सॉरी, जब बैंकों को कमर्शियल बैंकों को ज़रूरत होती है तो आरबीआई से लेने जाती है पैसा, तो वो एक रेट पर देता है, यानी 4% पर 5% पर जितना भी दे। लेकिन यहाँ आरबीआई को ज़रूरत नहीं है, आप आरबीआई के पास ज़बरदस्ती पैसा ले जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कमर्शियल बैंकों के पास पैसा एक्स्ट्रा है या फिर कोई छुट्टी है, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा जो पैसा रखा है वो क्या कर रहा है, आरबीआई को दे दो ताकि वो ब्याज सहित हमको दे देगा, 2-3 दिन का थोड़ा सा लाभ हो जाएगा हमको। तो आरबीआई कहता है कि हम हमेशा अपनी जो देते हैं जिस रेट पर, उससे कम में लेंगे, समझना। आरबीआई हमेशा रेपो रेट पर देता है बैंकों को पैसा, लेकिन जब बैंकों की बारी आती है आरबीआई को देने की, तो आरबीआई कहता है कि भैया हम रेपो रेट पर नहीं ले सकते आपका पैसा, इतना रेट हम आपको ब्याज का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है नहीं है, आप ज़बरदस्ती हमारे पास पैसा ला रहे हो, तो भैया हमारे हिसाब से लेंगे हम। तो हमेशा जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है तो वो हमेशा रेपो रेट से कम लेता है। अगर रेपो रेट 5 चल रहा है तो वो यहाँ पर 3, 3.5 ऐसा कुछ लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, तुम तो एक्स्ट्रा रख रहे हो उसके पास पैसा, वो तुम्हारी सहायता कर रहा है कि तुम्हें छुट्टी पड़ रही है, इस वजह से रख दो हमारे पास पैसा, आपको ब्याज मिल जाएगा 2 दिन 3 दिन जितना भी है। तो मतलब कि उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिस पर कमर्शियल बैंकें आरबीआई को पैसा देती हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर होता है, या रेपो रेट से ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट होती है, तो हमेशा आपको बता दें कि जो रेपो रेट होती है वो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है ना। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया, मतलब रिवर्स रेपो रेट, एमआरएफ और ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है उसका सीधा मतलब एक प्रकार से देश में आदेश होता है सभी बैंकों को लेकर कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्म में यानी कैश के रूप में लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कैश के रूप में लोगों तक पहुंचा तो महंगाई बढ़ा देगा, इस चीज़ को आप समझना। जैसे अगर आप बैंकों से सीधा 1 लाख रुपए लेके आ गए, आपको आसान तरीके से लोन मिल गया, और आप 1 लाख रुपए लेके आ गए और आपको रास्ते में अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप भैया उसको थोड़ा सा डराएंगे थोड़ी ना, आप कहेंगे जितना आपका सैलरी है उतना पैसा भर देंगे तो गाड़ी हमारी छूट जाएगी, है ना। अगर आप पे कोई जुर्माना लगाता है तो आप सोचोगे कि कितना जुर्माना लगाया, क्योंकि हमारी जेब में बहुत रुपया भरा है ना। तो मतलब जो जेब में पैसा होता है वो पैसा बोलता है, वो पैसा बोलता है। तो सरकार चाहती है कि वो जनता के बीच में वो पैसा नहीं बोलना चाहिए, जो लिक्विडिटी यानी तरल कैश के रूप में नहीं रहना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि जनता के पास पैसा हमेशा कैश के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर आप कैश के रूप में रखा जनता के पास पहुंचेगा तो महंगाई बढ़ा देगा। सोचिए, हम आपको उदाहरण देते हैं, अगर आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं तो आप तो सोचोगे कि मैं इस चीज़ को खरीद लूँ, इस चीज़ को खरीद लूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे यानी कैश नहीं होगा तो आप सोचेंगे भैया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लेंगे और आगे हो जाएंगे तो फिर खरीद लेंगे। मतलब समझ सकते हैं, जब भी आदमी की जेब में पॉकेट में कैश रहता है तो वो कैश बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, कैश बोलता है। आपने देखा होगा पैसा बोल रहा है, तो पैसा सुना होगा, लोग कहते हैं इनके पास बहुत पैसे की गर्मी हो गई है, तो वो पैसा जो जेब में पड़ा है कैश के रूप में वो पैसा बोलता है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ के लिए। तो सरकार का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैश के रूप में पैसा नहीं पहुँचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आरबीआई बैंकों पर बहुत एक अपना नियम बना के रखती है, एक अपनी पॉलिसी बना के रखती है। तो उसको समझेंगे हम, क्या पॉलिसी है, क्यों ऐसा होता है कि जिससे जितनी भी सारी कमर्शियल बैंकें हैं उनका एक सरकार के पास एक चाबी होती है, वो चाबी सरकार के हाथ में होती है। मतलब सरकार चाहे, जो आरबीआई चाहे तब उसको खोले, आरबीआई चाहे तब उसको बंद करे। आप बैंकें कमर्शियल बैंकें चला रहे हो लेकिन चलाइए, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कि आपको बता दें, जब भी जैसे मान लो कि आप बैंकों में पैसा होता है नेट, जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक हो गई, है ना, स्टेट बैंक हो या पीएनबी हो या कोई सी भी इलाहाबाद बैंक हो या अदर कमर्शियल बैंक, बहुत सारी बैंकें होती हैं। उसके पास अगर ग्राहकों का ज़्यादा पैसा है, मतलब नेट डिपॉजिट मनी अगर ज़्यादा है, समझना इस चीज़ के लिए, तो नेट डिपॉजिट टाइम लिमिटेड है ना, ऐसा कुछ है। तो मतलब कि अगर जो भी बैंक कमर्शियल बैंक हैं उनके पास नेट रुपए ज़्यादा हैं, तो एक पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं SLR यानी स्टैट्यूटरी और लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, SLR इसको बोलते हैं SLR। उसको उस नेट जो भी कमर्शियल बैंकें होती हैं उस नेट डिपॉजिट का 8.5% आरबीआई को देना होता है।
भैया जैसे मान लो कोई बैंक होगा, बैंक के पास अगर 5 करोड़ रुपया है, समझना, डिपॉजिट है, नेट डिपॉजिट, जो ग्राहकों का पैसा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है ना। तो मतलब आरबीआई का मतलब होता है उसमें से आप जितना आपके पास नेट है उसका हमको 8.5% सिक्योरिटी के रूप में जमा कीजिए। तो भैया जितनी सारी और होता है भैया, इतना आसान थोड़ी ना, 8.5 में थोड़ी ना काम चलेगा। जैसे 100% का अगर 8.5 आपको दे देते हैं तब भी आपके पास यानी कमर्शियल बैंकों के पास 92% पैसा होगा। अब 92% अगर पैसा बाजार में आ जाएगा ना तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, एकदम महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर भी एक और पॉलिसी बनाती है कौन, आरबीआई, जिसको कहते हैं CRR। क्या कहते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपके पास अभी भी 92% नेट डिपॉजिट है, जितनी सारी कमर्शियल बैंक हैं, उसका 18.5%, समझना, उसका भी 18.5% आपको कहाँ पर जमा करना पड़ता है, आपको अपने पास रखना पड़ता है, जिसको आप खर्च नहीं कर सकते। मतलब आरबीआई मान लो कि आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है जिसको कहते हैं CRR की पॉलिसी, है ना, कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपके पास 92 पॉइंट या 93 पॉइंट जितना भी पैसा नेट रखा है, अब उसका 18.5% भी आपको अपने पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब कि 100% में इतना परसेंट यानी 20-22-25% के समथिंग तो मतलब कि बैंक ने अपना पैसा जो है वो आरबीआई को दे दिया। अब बचा 80 या 80-85 के समथिंग पैसा बचता है सरकार बैंकों के पास। तो क्या होता है कि जब कम पैसा बचेगा कमर्शियल बैंकों के पास तो वो कम ही पैसा तो जनता को देगा ना, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो महंगाई का जो नीति है, महंगाई का जो बढ़ावा और महंगाई को कम करने का जो सिस्टम है, ये सरकार के आरबीआई के पास रहता है, सब आरबीआई के हैंड ओवर रहता है, ऐसी पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको बता दें कि हमने चर्चा की थी कि ऐसा कौन सा देश है जो मान लो कि जिसने ऐसा करने की कोशिश की कि पैसे छापकर अर्थव्यवस्था को दूर करने की कोशिश की या गरीबी को दूर करने की कोशिश की। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। इसने ऐसी कोशिश की जिसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ 10 लाख गुना महंगाई है। यानी आज अगर अपने यहाँ 10 गुना है तो वहाँ 10 लाख गुना महंगाई है। यानी अपने यहाँ कोई 10 की चीज़ आ रही है तो वहाँ पर कितने की आ रही है, 1 लाख की चीज़ आ रही। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। वहाँ 2 लाख रुपये का तो ब्रेड का पैकेट की कीमत है, कोई ले थोड़ी ना पाएगा, पैसे वाले ले पाएंगे जिनके पास पैसा है, इसके अलावा कोई नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर सरकार ऐसी पॉलिसी ना बनाए तो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। मतलब इतनी ख़राब अर्थव्यवस्था हो जाएगी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाले के अलावा छोड़कर जिनके पास हाई क्वालिटी का पैसा होगा या हाई लेवल का पैसा होगा उसके अलावा कोई कुछ खरीद ही नहीं सकता, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीज़न है। ऐसा सरकार कभी नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा मौद्रिक नीति के बारे में बता दें। मौद्रिक नीति क्या है, जैसे मौद्रिक नीति के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, MSF हो गया, CRR हो गया, रेपो रेट हो गया, SLR। अगर सरकार इनको बढ़ा दे, ध्यान से समझना, सरकार इनको बढ़ा दे तो क्या होगा। अगर सरकार ने इनको बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आरबीआई ने बढ़ाई तो आरबीआई जो भी कमर्शियल बैंकें होंगी वो जनता को पैसा कैसे देंगी, ज़्यादा ब्याज पे देंगी तो कम लेगी ना जनता, समझ रहे हैं ना। लोन का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, मतलब लोन जो है वो कम लेंगे लोग। तरलता मतलब लिक्विडिटी, कैश के रूप में जो पैसा है वो लोगों के पास कम जाएगा। इसके अलावा मांग यानी कि डिमांड, थोड़ा सा डिमांड, जैसे किसी चीज़ को खरीदने की जो डिमांड है वो सीमित हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसके अलावा मूल्य जो फिक्स रहेगा, मान लो अगर आपके पास पैसा है तो आप उस चीज़ को 150 रुपये की खरीद के आ जाएंगी, और ऐसे सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा, 100 रुपये की चीज़ 150 में खरीदने लग जाएगा। तो जो दुकानदार होगा वो समझेगा कि हमारी 100 रुपये की चीज़ 150 में बिक रही, तो वो अपना जो रेट है वो 150 कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ जाएगा तो जो लोकल के लोग हैं, जो कम पैसे वाले लोग हैं, वो खरीद नहीं पाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। किससे, अगर मौद्रिक नीति के अंतर्गत MSF रेट हो गया, चाहे CRR रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, चाहे SLR रेट हो गया, अगर इनको सरकार बढ़ाती है यानी आरबीआई बढ़ाती है तो महंगाई हमेशा कमती है। अगर इनको घटा देती है सरकार तो महंगाई हमेशा बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। सरकार के पास जो मौद्रिक नीति होती है वो एक प्रकार से चाबी है, आधुनिक चाबी है, जिसको सरकार खोले या घुमाए या बंद करे, उससे सब कुछ सरकार के हाथ में रहता है। तो सरकारें ऐसा कभी नहीं कर सकती, ना लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि पैसे छाप कर सरकार सबको बांट दे। तो इस चीज़ का जो क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है उसको ख़त्म कर दीजिए। इसके पीछे क्या रीज़न है मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।